डिफरेंशियल ज्योमेट्री जो बुक मैं यूज करूंगा वो शान्स आउटलाइंस की बुक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये राइटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मार्टिन। और थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर देखा जाए तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बाद जो कोर्स करने वाला आता है ना, वो होता है वेक्टर एनालिसिस, जिसको आप वेक्टर टेंसर कहते हैं। वेक्टर के बाद टेंसर एनालिसिस आता है। तो इस कोर्स के बाद मेरी यही कोशिश होगी कि मैं वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट करूं, ठीक है। क्योंकि तरतीब में ये आ रहा है, जो चीजें यहाँ पे होंगी उसमें भी होंगी, ओवरलैप करेंगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। चैप्टर नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में वेक्टर्स आ जाएंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये सारा कुछ, ठीक है। ये कुछ चीजें हमने पहले पढ़ चुके होंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा। फिर चैप्टर 2, इसमें लाइंस एंड प्लेन्स आएंगे, नेबरहुड्स, वेक्टर फंक्शंस, बाउंडेड फंक्शंस, लिमिट, प्रॉपर्टी, इस तरह की कुछ चीजें होंगी। और चैप्टर 3 होगा, इसमें से हम जो है ना बेसिक बेसिक काम, मतलब आर्क लेंथ वाली ये चीजें पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें इग्नोर करेंगे। कर्वेचर एंड टॉर्शन आएगा। थ्योरी ऑफ कर्व्स चैप्टर 5 करेंगे, ठीक है। पहले 5 चैप्टर में से हम काम करेंगे। और उसके बाद चैप्टर 9 थोड़ा सा इसको देख लेंगे, सही है। चले, जब तक ये बुक डाउनलोड हो रही है, असल में इस बुक पे लिखा नहीं जा रहा। देखें, ये पेंसिल वाला ऑप्शन डिसेबल है। तो वेक्टर्स आप सबको पता है पहले ही वेक्टर की डेफिनेशन का। ऐसे तो लिखा जाता है, स्क्रीन पे लिखने की बात अलग है। मैं चाह रहा हूं कि मैं बुक के ऊपर लिखूं, ठीक है। तो इसमें बस आपने इसको रीड आउट कर लेना है। जैसे कोई वेक्टर हो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो वो नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। जीरो वेक्टर के सारे कंपोनेंट जीरो होते हैं। उसके बाद लेंथ या मैग्नीट्यूड जो होती है वो क्या होता है, ए मॉड होता है। और तीनों कंपोनेंट्स का स्केयर करके ऐड करके स्केयर रूट करते हैं, ठीक है। और किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो कब होती है, जब वो वेक्टर खुद जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद हम चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये आपको पहले ही पता है वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का पता है, ये कोई वेक्टर है, इसको किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तीनों कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सर वैसे ये बीएससी में भी पढ़े थे। हर जगह यही चीजें हैं, ये 7 चैप्टर है बीएससी में। मुझे पता है, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हर जगह यही चीजें हैं, ठीक है। बस इसको गो थ्रू कर रहे हैं, सही हो गया। जी सर, आप बताते जाएं प्लीज सर। हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके दिल में ये चीज ना है कि हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री को छोड़ दिया है, उसमें पता नहीं क्या चीज थी। तो इसलिए गो थ्रू करवाने का यही मकसद होता है, ठीक है। उसके बाद जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है तो हम क्या कहते हैं, एक सेकंड रुकिए जरा।
जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ, जैसे देखें ये वेक्टर ए है, ये इस वेक्टर बी का ये स्केलर मल्टीपल है, मतलब k टाइम्स b इक्वल टू a। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। और इस चीज को हम ये भी बोलते हैं कि ये जो है ना प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। जब भी कोई दो वैल्यूज स्केलर मल्टीपल होती हैं तो वो प्रोपोर्शनल की सेंस में भी आ जाता है। उसके बाद सेम डायरेक्शन कब होगी, जब k पॉजिटिव होगा, सेम डायरेक्शन होगी, k नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन का, और वैसे चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, जैसे ये देखें आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है। हालांकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, पैरेलल तो है उसके, ठीक है। अगर डायरेक्शन सेम होगी, जैसे ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, लेंथ लेंथ जितनी मर्जी ज्यादा हो, ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी तो वो पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल होने का मतलब है कि वो उनकी जो लाइंस बनेगी, जो लाइंस वेक्टर, ठीक है, क्या नाम है, जो लाइंस उस वेक्टर के पैरेलल होंगी, ठीक है, वो कभी भी टच नहीं करेंगी। एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको पैरेलल बोलूंगा। वो फिर पैरेलल की अगली कैटेगरी में आ जाता है ना, एंटी पैरेलल। उसके बाद यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये उसने किया हुआ है इस एग्जांपल में। नेक्स्ट लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो करने वाली चीजें हैं वो जस्ट इनकी बेसिक डेफिनेशंस हैं कि लिनियरली जैसे ये देखें, ये आपके पास एक इक्वेशन है, लिनियरली इंडिपेंडेंट अगर होगा तो तमाम कोफिशिएंट्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब k1 k2 से लेकर के n तक ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और जब लिनियरली डिपेंड करेगा तब हम कह देंगे कि तमाम कोफिशिएंट्स जो है ना वो जीरो नहीं है, कोई ना कोई इसमें नॉन जीरो है। सही हो गया। तो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में आपको सिर्फ ये फर्क बताना होता है कि अगर आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख रहे हैं और कोफिशिएंट्स जीरो आ रहे हैं तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज लिनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे देखें ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो है, लेकिन ABC का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो A का कोफिशिएंट 2 है, B का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और C का कोफिशिएंट क्या है -1 है। तो 2, 1 और -1 जो कोफिशिएंट्स है ये नॉन जीरो है, तो ये लिनियरली डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स लिनियरली डिपेंड करेंगे, सही है। अगर ये जीरो आ जाते लिनियरली इंडिपेंडेंट होता। जी कोई क्वेश्चन पूछना किसी ने? अच्छा आगे चलते हैं। ये बेसिस और कंपोनेंट्स, ये जो इसने यहाँ पे बेसिस का जो जिक्र किया हुआ है ये वही है जो हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा था, ठीक है। बेसिस में दो चीजें आती हैं, एक तो स्पैन करता है और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये स्पैन, पहली प्रॉपर्टी में वो स्पैनिंग का जिक्र कर रहा है, स्पैन का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाना, और दूसरी प्रॉपर्टी में वो जिक्र कर रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट का, ठीक है। तो जो बेसिस होते हैं वो उनमें दो कैटेगरीज होती हैं। कोई भी सेट बेसिस सेट होगा किसी वेक्टर स्पेस का, ठीक है, अगर वो पूरी वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और वो सेट खुद उस सेट में जितने भी वेक्टर्स हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि अगर एक सेट बी है इसमें 10 वेक्टर हैं,
u1 u2 मान लेंगे u10 तक। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? आप क्या करेंगे, आप एक कोफिशिएंट लिखेंगे k1 u1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस k2 u2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये काम आप k10 u10 तक ले लेंगे, इक्वल 0 लिखेंगे। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इसके 10 कंपोनेंट्स होंगे, इसके 10 कंपोनेंट्स होंगे, और u10 तक हर वेक्टर के 10 कंपोनेंट्स होंगे। 10 कंपोनेंट्स का मतलब है कि u1 की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी 1 2 4 5 6 2 1 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब कि ये इसके 10 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसके जरिए टोटल 10 इक्वेशंस आ जाएंगी, 10 इक्वेशंस। तो उन 10 इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे, अगर अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट की अगर बात करेंगे ना, तो k1 भी 0 आएगा, k2 भी 0 आएगा, और चलते चलते k10 भी 0 आएगा, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो। सही है, आप लोगों को ग्रुप थ्योरी का एक लेक्चर आज मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप में डॉक्टर साहब जो है ना ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसका लिंक अपलोड करके आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स का भी पता चल गया और बेसिस का भी पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। आप डिटर्मिनेंट के जरिए भी चेक कर सकते हैं, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो डिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स जो है। ठीक है, उसके बाद ये कल कैलकुलस के कोर्स में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद ए डॉट ए जो है वो ए मार्ट स्केयर होता है। सही है, कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ, पता होना चाहिए। देखें, ए डॉट ए का मतलब है a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर। ठीक है, ये ए डॉट ए होता है। तो ए डॉट ए जो है वो, अगर मैं इसके ऊपर खुद से स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर लगा दूं तो इसको हम कह सकते हैं ए मॉड का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये खुद से लगाया, तो ए डॉट ए को ए मॉड का स्क्वायर भी कह सकते हैं। सही है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ए मॉड का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आप इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काशिश क्वार्ज इनइक्वालिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे आप दोबारा आ गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। सही है, ये प्रोजेक्शन ये कल पढ़ा है हमने कैलकुलस के कोर्स में, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पीपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। सही है, तो एक और चीज है कि जब किसकी समझ नहीं आई दोबारा से पूछें, जल्दी से जल्दी पूछा करें। ए डॉट ए मैं दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड, ऐसा ना हो के लैपटॉप बंद हो जाए और क्लास उधर ही रह जाए आपकी। ठीक है, इसको चार्जिंग पे लगा। ठीक है, चले बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो मैं आपको नेक्स्ट जो बात बता रहा था वो ये कि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है,
ऑर्थोगोनल जिसको कहते हैं। और ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी, ऑर्थोनॉर्मल जो है ना हमने उसमें भी पढ़ा है, मैथमेटिकल मेथड में भी पढ़ा था। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की ना दो क्वालिटीज हैं, सेम वेक्टर्स होंगे आंसर 1 आएगा, डिफरेंट होंगे आंसर 0 आएगा, ठीक है। और डेल्टा आई जे को, इस डेल्टा आई जे को क्रोनिकर डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है, क्रोनिकर डेल्टा इसका नाम है। और इसमें दो इंडेक्स हैं, तो इसको रैंक 2 का टेंसर भी कहते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। बाकी यहाँ से जो करने वाली चीज है वो आ जाती है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी पता है आपको, पहले ही पता है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। देखें, जब भी कभी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास दो वेक्टर्स है ए और बी, दो वेक्टर्स है, ठीक है। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो एक नया वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा ए के, और वही वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी के। ये दो बातें होल्ड करती हैं, ये थ्योरम में लिखा हुआ है। जो ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये भी हमने कल, ये मैंने आपको कल बताया था उसमें कैलकुलस के लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ से आपने पहला पॉइंट अपने ज़हन में रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज है कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो दोनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंड कर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, देखें क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर्स का मतलब है कि जैसे ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि इस बी में से जो लाइन गुजरेगी वो लाइन इस ए के भी पैरेलल होगी। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर में से जो लाइन गुजरती है वो लाइन इसी वेक्टर के पैरेलल होती है। तो कहने का ये मकसद है कि ये दोनों एक दूसरे के लिनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल होंगे तो लिनियरली डिपेंडेंट होंगे। लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब है कि बी में से जो लाइन गुजरेगी, ठीक है, वो ए के पैरेलल होगी, या ए में से जो लाइन गुजरेगी वो बी के पैरेलल होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वेक्टर सेम हो, ठीक है। ये 1.6 वाला थ्योरम कर लीजिएगा। उसके बाद याद रहे कि हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज है, तीन वेक्टर्स को कैसे चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। तो यहाँ पे ये फार्मूला है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। ये दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम वैल्यूज है। तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, ये ब्रैकेट उसने यहाँ पे डिफाइन किया, आप ब्रैकेट को छोड़े, आप ये चीज देखें कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी 0 आ जाए तो ये जो तीनों वेक्टर्स है तीनों ही लीनियरली डिपेंड कर रहे होते हैं, मतलब तीनों ही आपस में क्या होते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही सेंड किया है। तो ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद थ्योरम 18 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तीन फार्मूलाज हैं, तीनों फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल पहला और लास्ट डॉट प्रोडक्ट, फिर सेंटर वाला वेक्टर, ठीक है, माइनस फिर पहला और दूसरा वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट, और फिर लास्ट वाला वेक्टर। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी का ये फार्मूला है, पहले के साथ पहला वेक्टर, ठीक है, दूसरे के साथ दूसरा वेक्टर, फिर माइनस
फिर अब इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, पहले के साथ इसका दूसरा वेक्टर और इस दूसरे के साथ इसका पहला वेक्टर, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेंगे इसी तरीके से, ए क्रॉस बी, इस सेंटर वाले डॉट की जगह पे क्रॉस आ जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, जबकि ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ये जाहिर करती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस डी, और बाहर सी आ गया माइनस, इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, और बाहर डी आ गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो है ना, ये एक आम क्वेश्चन है, ये आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थ्योरम 1.7 1.8 ये छोड़ने नहीं है आपने, ठीक है। अभी मैं आपको मीटिंग लिंक सेंड कर रहा हूँ, चैप्टर 1 हमारा खत्म हो गया है, चैप्टर 2 को देखते हैं।